गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके ऊपर ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8 देखते हैं और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। यहां इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8 में ये कहता है द फोर आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फोर आर्म्स है, ए बी, बी सी, सी डी और ये ए डी। इन सब का रेजिस्टेंस है, ए बी का 100 ओम है, बी सी का 10 ओम है, सी डी का 5 ओम और ए डी का 60 ओम। और यहां बीच में ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम। और इस ब्रिज को हमने कनेक्ट करा दिया है ये ए और सी पॉइंट से एक बैटरी जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कराया सो इसमें से करंट फ्लो होगा और ये करंट हमने मान लिया है कि आई करंट फ्लो हुआ। ये करंट यहां इस पॉइंट ए पे जाते ही दो पार्ट्स में रिजोल्व होगा। एक तो जाएगा ऊपर की तरफ, एक जाएगा नीचे की तरफ। ऊपर वाले का हमने नाम ले लिया है I1 और नीचे वाले का हमने नाम दिया I2। ये I1 करंट B पे पहुंचेगा, यहां से I2 करंट D पे पहुंचेगा। अब ये I1 करंट जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये I1 करंट दो पार्ट्स में रिजोल्व होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो इस तरफ जाएगा गैल्वेनोमीटर में से और एक जाएगा इस रेजिस्टेंस 10 ओम में से। अगर हम गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको बोल दे IG, तो उधर जो करंट बचेगा वो आएगा I माइनस IG और I1 माइनस IG। ये करंट C पे आ गया है। अब यहां ये जो करंट IG आ रहा है, इस करंट को ये I2 यहां मिलेगा। इस पॉइंट पे IG और I2 दोनों मिलेंगे तो इस आर्म्स में से जाएगा I2 प्लस IG। यहां इस पॉइंट पे ये करंट और ये करंट आपस में मिलेंगे तो यहां देखिए IG नेगेटिव, यहां IG पॉजिटिव, तो यहां दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट। C पे आके हमें मिलेंगे I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 को ही तो हमने I का नाम दिया था। इसका मतलब एंटर A से करता है I करंट, एग्जिट भी करेगा I करंट और वो C से एग्जिट कर रहा है। इस तरह से हमने करंट को डिवाइड करा दिया है और इस करंट को डिवाइड आप अपने हिसाब से भी करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि इस तरफ I1 इस तरफ I2, आप कैसे भी करा सकते हो, यह आपके ऊपर है। अब बात यह आती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हमने यह कहा था कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन वो तब कहा था जब यहां पे बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हो तब। यहां आप देखिए ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब हमने कहा था कि R2 अपॉन R4 इक्वल्स टू, अगर इसका हम नाम दे दें R1 दे दो, इसका नाम R2 दे दो, ये R3 हो गया है और ये R4। अगर इनका रेशियो चाहे आप ये बोल दें R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R3, ये रेशियो, और तरह से भी आप रेशियो लिख सकते हैं। अब की बार मैंने R1 अपॉन R3 लिया, R2 अपॉन R4। आप ये भी ले सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। वो रेशियो आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह से भी इन रेजिस्टेंस का रेशियो ले लीजिए। ये रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर नहीं आएगा। R1 की वैल्यू है 100 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम। ये रेशियो बना आपके पास 10 ओम इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में R3 की वैल्यू है 60 और R4 की वैल्यू है 5।
मतलब ये 12, यहां ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है ये रेशियो, तो यहां पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, तो यहां हमें गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट फ्लो कराना पड़ेगा। और इसने पूछा ही यही है कि इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट Ig गया है, इस Ig की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, फाइंड आउट Ig, यही हमें यहां निकालना है। सो यहां पे इस Ig की वैल्यू निकालने के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। जो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल हमने पढ़ा था वो हम यहां यूज करेंगे। सो अप्लाई केवीएल एट, किस क्लोज पाथ पे आप केवीएल लगाएंगे, ए बी डी ए। इस क्लोज पाथ ए बी डी ए पे आप पहले केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी पॉइंट से चलिए, ए से चलेंगे बी पे जाएंगे, I1 करंट है, 100 ओम रेजिस्टेंस, तो ये बनेगा 100 I1। हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम, तो साइन पॉजिटिव आया। बी पे जाते ही डी की तरफ मुड़ेंगे, प्लस Ig, करंट है Ig, और कितने रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, 15 ओम। ये दे रखा है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम। डी पे आएंगे, डी पे आते ही ए पे जाना है, लेकिन यहां हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये बनेगा 60 I2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। सेकंड, आप केवीएल फिर लगाइए इस क्लोज लूप पे, बी सी डी बी। सो अप्लाई केवीएल एट बी सी डी बी। यहां हम बी से चलेंगे सी पे, सी से जाएंगे डी पे, और डी से होते हुए जाएंगे बी पे। आप अपनी चॉइस से रास्ता ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां हम पहुंचेंगे बी से सी पे, करंट है I1 माइनस Ig, और कितने रेजिस्टेंस में से, 10 ओम रेजिस्टेंस में से। हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम, तो साइन आया पॉजिटिव। सी से जाएंगे डी पे, सो यहां करंट की और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन आएगा माइनस। और करंट है I2 प्लस Ig, कितने रेजिस्टेंस में से, 5 ओम। डी से जाएंगे बी पे, करंट है Ig और रेजिस्टेंस है 15 ओम, लेकिन डायरेक्शन हमारी और करंट की अपोजिट, तो साइन लगाएंगे माइनस। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब एक और हम केवीएल लगाएंगे क्लोज लूप पे, और वो हमारा बनेगा ए डी सी ई ए। इस नीचे वाले पे ए डी सी ई ए, इस क्लोज लूप पे भी हम केवीएल लगाएंगे। सो इस पे जब हम लगाएंगे केवीएल एट ए डी सी ई ए, ए से चलेंगे वापिस ए पे ही पहुंच जाएंगे। सो ए से जाना है डी पे, सो यहां बनेगा 60 I2 और साइन आएगा पॉजिटिव। डी से जाएंगे सी पे, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, रेजिस्टेंस है 5 ओम, करंट है I2 प्लस Ig। सी से आएंगे ई पे, यहां पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो साइन लिखेंगे -10 प्लस, बस वापिस ए पे पहुंच ही गए हैं, तो इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3rd। बस इन 3 से ही हमारा काम चल जाएगा। और यहां फिर आप देखिए,
हमारे पास तीन अननोन है, I1, I2 और IG। तो हमने यहां तीन ही इक्वेशन लिखी हैं और इन तीन इक्वेशन से ये तीन अननोन हम निकाल पाएंगे। हमें चाहिए तो केवल IG ही, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे पास I1 और I2 दोनों आएंगे और IG भी आएगा। एक बात और इसमें कि हमने जो केवीएल ADCEA पे लगाया है, यही आप इस क्लोज लूप पे भी लगा सकते हैं। ABCEA हम इस पे भी लगा सकते हैं। आप इससे करके देखिए, आंसर वही आएगा। इक्वेशन भले ही अलग होगी, लेकिन I1, I2 और IG की वैल्यू सेम रहेगी। सो आप ये भी लगा सकते हैं। अब यहां पे जब हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसे सोल्व कर लेंगे। जो IG की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी ऑन सोल्विंग दीज इक्वेशन। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो आप मैथमेटिक्स में सोल्व करते हुए आए हैं, वही। तो आप इनको सोल्व कर लेंगे। यहां से IG की वैल्यू आएगी 4.87 मिली एम्पियर। ये हमारे पास इतना करंट इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होगा और यही करंट हमें, इसी करंट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी थी। सो ये था NCERT एग्जाम्पल 3.8। अब नेक्स्ट आता है मीटर ब्रिज। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट मीटर ब्रिज, या दूसरा नाम दे सकते हो स्लाइड वायर ब्रिज। जो व्हीटस्टोन हमने पढ़ा था, उस व्हीटस्टोन की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करेंगे। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है जिसको हम यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। सो ए मीटर ब्रिज is a practical form of unknown resistance, is practical form of Wheatstone bridge. It is the practical form of Wheatstone bridge which is used. Wheatstone bridge किस लिए यूज करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस, फॉर अननोन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास मीटर ब्रिज है और ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। इससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे बाय यूजिंग मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज प्रिंसिपल क्या था कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो तो वो बैलेंस कंडीशन कहलाती है और उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। वही प्रिंसिपल हम यहां इस मीटर ब्रिज में यूज करेंगे और उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसे प्रैक्टिकल भी है ये हमारे +2 क्लास में, सो इसकी प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं। तो आप यहां से देखिए, ये हमने इसका डायग्राम बनाया है, कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक हमने A से लेकर B तक ये एक वायर ले ली है जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की बनी होगी। सो इसमें लिखते चलते हैं, इट कंसिस्ट ए लॉन्ग वायर और इट कंसिस्ट ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटन
मैग्नीन हैविंग लेंथ 1 मीटर। ये जो वायर है, ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन एलॉय की बनी हो सकती है, और इस कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर की जो लेंथ है हमारे पास, वो लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी आप इसका नाम दे सकते हैं। ये ए से बी तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हमने इस कॉन्स्टेंटन वायर को दिखाया है। अब ये वायर, पहली बात, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की हमने क्यों ली? क्योंकि आपको पता है कि ये अलॉयज होती हैं, और अलॉयज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है। मतलब जब टेम्परेचर चेंज होने से इनका रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा, वो नेग्लिजिबल चेंज शो करेगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो। इसका मतलब जितना इनका रेजिस्टेंस था इस वायर का, उतना ही रहेगा, टेम्परेचर भले ही चेंज होता रहे। इसीलिए हमने इसको कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की ली है, ताकि जब इसमें से करंट पास हो तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, इसलिए हमने इसको लिया है। इस 1 मीटर लेंथ की वायर को हमने 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में कनेक्ट किया है। ये जो है, ये हमारे कॉपर स्ट्रिप्स हैं। और कॉपर मेटल होती है, ये कंडक्टर का काम करेंगी। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। इन 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हमने इसको फिट कर दिया है। साथ में इस कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन वायर के पैरेलल में हमने एक मीटर स्केल भी लिया है, जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। यह हमने इसको लगा दिया है ताकि हम इसकी लेंथ भी मेजर कर पाए। इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच यहां जो गैप बचता है, उस गैप में हमने एक और कॉपर स्ट्रिप रखी। अब यहां पे कुल मिला के 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3। इस ए और बी के बीच में तो हमने एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर थी वो लगाई। अब इस ए और, सॉरी, इसका नाम हम सी देंगे, ए और सी के बीच में हमने इस 1 मीटर लेंथ वायर को कनेक्ट किया है। अब कॉपर स्ट्रिप ए और बी, यहां गैप बचता है, बी और सी के बीच में भी यह गैप बचता है। इस फर्स्ट गैप में हमने एक नॉन रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू हमें पता है। इस बी और सी के बीच में जो गैप बचता था उसमें हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हमने एस नाम से दिया, और ये एस है हमारा अननोन रेजिस्टेंस। नाउ दिस वायर, यहां लिख देते हैं, दिस वायर is fitted on a wooden board with the help of copper strips and a meter scale is also fitted parallel to the wire, और इसकी लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। Between 2 copper strip we put थर्ड कॉपर स्ट्रिप। एक और कॉपर स्ट्रिप हमने रखी जिसको हमने नाम दिया है बी। बिटवीन फर्स्ट गैप वी पुट ए रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज आर। बिटवीन सेकेंड गैप
वी पुट ए रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस, और इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है. सो इन फर्स्ट गैप we put a known resistance, we put a known resistance R, while in another gap we put a unknown resistance, we put a unknown resistance S, और इसी unknown resistance की वैल्यू हमें निकालनी है. ये जो वायर हमने ली है A से लेकर C के बीच में, इस वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं. हमने इस रेजिस्टेंस को डिनोट कराया R से, लेट, और मान लिया लेट R बी दी रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर. ये जो वायर था, इस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हमने R मान लिया है. सो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है. 100 सेंटीमीटर लेंथ की अगर ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा 100 इंटू R. अब यहां पे ये जो पॉइंट इसमें बच गया है, हमने इस गैप में रेजिस्टेंस R लगाया, इसमें अननोन रेजिस्टेंस S लगाया. अब इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर भी लेंगे और एक गैल्वेनोमीटर का एक एंड हम ज्वाइन कराएंगे B से और सेकंड एंड हम कनेक्ट करेंगे. ये जो एरो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये बनेगी जोकी. ये है हमारी, इसको हम नाम देंगे जोकी. सो इस गैल्वेनोमीटर के 2 एंड्स में से एक को हमने इस कॉपर स्ट्रिप B से कनेक्ट कराया, दूसरे एंड को हमने जोकी से कनेक्ट कराया. जोकी एक मेटेलिक रोड होती है जिसकी आगे से अगर हम देखें तो नाइफ की, एक चाकू की तरह उसकी शेप होती है. और वो इस तरह से शेप इसलिए होती है ताकि हम उसको इजीली इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकें, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी. मैं इसको यहां से यहां भी रख सकता हूं, यहां से यहां भी, यहां से यहां तक भी. इसलिए हमने उसकी आगे से शेप को कुछ इस तरह से रखा ताकि हम इस वायर के ऊपर इजीली उसको स्लाइड करा पाए. सो यहां पे एंड we also use a sensitive galvanometer whose one end is connected with कॉपर स्ट्रिप B. ये जो कॉपर स्ट्रिप B हमने ली है उससे जुड़ी होगी. एंड अनदर एंड विद ए जोकी. जोकी एक मेटेलिक रोड होती है जिसकी शेप होती है नाइफ जैसी. और ये इसलिए होती है ताकि हम इसके ऊपर से इजीली उसको स्लाइड करा सकें. अब जैसे जैसे हम इसको स्लाइड कराएंगे इस जोकी को, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. भाई करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी हमने कनेक्ट करा रखी है. यहां से A और C जो वायर थी उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करा दी. जैसे ही बैटरी कनेक्ट कराई, ये की है, क्लोज कर दिया सर्किट, तो
तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये करंट इस गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगा, लेकिन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। सो जैसे जैसे हम इसको स्लाइड करते हुए जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब वहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से, और यही कंडीशन बैलेंस ब्रिज की थी। अब आप यहां यह कहेंगे कि यहां तो हमने सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस लिए हैं, बाकी 2 रेजिस्टेंस कहां है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 2 रेजिस्टेंस तो ये हो गए हैं, साथ में ये जो वायर थी, इस वायर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वायर का भी अपना रेजिस्टेंस है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहां हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट करा रखे हैं। अगर इस पॉइंट पे आके इसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब यहां गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस हमने मान ली है L1, और इस पॉइंट की सी से डिस्टेंस बच गई है 100 माइनस L1, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर थी, तो ये आ गई है L1 सेंटीमीटर, ये बन गई है 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर का था R, L1 सेंटीमीटर का कितना? L1 इंटू R। इसका कितना? 1 सेंटीमीटर का R, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर का कितना? इस 100 माइनस L1 को R से मल्टीप्लाई करा दो, तो एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक रेजिस्टेंस ये बन गया। 2 रेजिस्टेंस ऊपर थे, 2 रेजिस्टेंस नीचे, 4 रेजिस्टेंस हमें मिल गए हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 ही रेजिस्टेंस होते हैं। सो गैल्वेनोमीटर का भी होता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहां तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे। सो इफ current through galvanometer is 0, then this is condition of balance bridge। और अगर ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, सो यहां पे जब हम रेशियो लिखेंगे रेजिस्टेंस का, वो क्या बनेगा? एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इनका रेशियो हमने लिखा R अपॉन S इक्वल्स टू, दूसरा रेशियो क्या बनेगा? यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस बनेगा R इंटू L1। तो एक रेजिस्टेंस आया हमारे पास RL1, यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस बनेगा R इंटू 100 माइनस L1, क्योंकि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर था, L1 सेंटीमीटर का R इंटू L1, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर का R इंटू 100 माइनस L1। R से R कैंसिल आउट, यहां हमारे पास S जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू निकालने के लिए S को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ। ये 100 माइनस L1 अपॉन L1। सो यही S जो अननोन रेजिस्टेंस था, इसी अननोन रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी थी, और ये वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें R पता है, 100 माइनस L पता है, और L1 की वैल्यू भी हमें पता है। सो यहां से हम इस S की वैल्यू, जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस था, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। और यही मीटर ब्रिज
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करता है और उसी प्रिंसिपल को यूज करके इसने हमें ये वैल्यू दी, इसीलिए हमने इसको नाम दिया इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसमें कुछ एरर्स भी हमारे पास आते हैं। एरर क्या आएंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है अननोन रेजिस्टेंस, इसमें कुछ एरर आ सकते हैं। एरर क्या होंगे? एरर ये होंगे कि यहां हमने ये जो कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्ट की हैं, इन कॉपर स्ट्रिप्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, लेकिन हम इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो इनका रेजिस्टेंस होगा जो कि हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। सो यहां पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअल नहीं आएगी, थोड़ा सा उसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है। सो एक एरर तो ये आ गई है। दूसरी एरर इसमें यह है कि यहां से ये वायर शुरू तो होती है यहां से यहां तक, लेकिन जो मीटर स्केल है वो शुरू होता है यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो लेंथ हमने मेजर की है, इस लेंथ में भी थोड़ा सा एरर आएगा। ये दो एरर इसमें आएंगे, एक तो ये मीटर स्केल के कारण, दूसरा कॉपर स्ट्रिप का हमने रेजिस्टेंस नहीं लिया उसके कारण भी। इन एरर को हम नाम देते हैं एंड एरर। ये एंड एरर कहलाएंगे हमारे पास। ये एंड एरर होते हैं। ये था हमारा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। यह आज का हमारा टॉपिक था। इसको करिए और इन इक्वेशन को आप सोल्व करिए और देखना कि ये वैल्यू यही आएगी या कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।